हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। थोड़ा सा माइक चेक कर लेते हैं। अभी माइक सही है क्या? हाँ जी, अभी तक तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं शुरू। अपना टॉपिक चल रहा था पारिस्थितिकी। तो उस टॉपिक से बात करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। लैब असिस्टेंट की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। और मैंने एक चीज और देखी है भाई, उसमें ना अब अगर आपका मतलब सारा डाटा सही है तो फॉर्म भरने में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि डाटा सीधा OTR से और डिजी लॉकर से आपका उठा रहा है, तो फॉर्म भरने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो डिजी लॉकर और अपनी SSO को अपडेट रखें, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, लास्ट तारीख का इंतजार न करें। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, लास्ट तारीख का इंतजार न करें, जितनी जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखें। क्योंकि जब लास्ट डे में आप फॉर्म भरते हो तो 3 दिन पहले साइट क्रैश हो जाती है। 3 दिन पहले साइट क्रैश हो जाती है, फिर आप देखते हो कि सर डेट फॉर्म की डेट बढ़ाओ, कमेंट करते हो, ट्वीट करते हो। इससे अच्छा आप पहले ही थोड़ा फॉर्म भर दो ना। अगर आप फॉर्म भरना ही आज ही भरना, कल ही भरना, लास्ट डेट पे भरना, तो इससे अच्छा आज ही भर दो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि OTR हुए तो आपको कोई चार्ज तो लगने वाला नहीं है, भी कोई पैसों का इश्यू तो फिर है नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, कई बार पैसों के इश्यू की वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाते कि सर पैसे नहीं बने। तो OTR हुई है तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई। और ये जो क्लास है पारिस्थितिकी वाली, ये आपकी भूगोल और साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज्यादा वो आपको नहीं करना है। और मैंने जब नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने उसमें एक बात और बोली थी कि जो लैब असिस्टेंट भूगोल की वैकेंसी है ना, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। सीटें भले ही कम है, लेकिन कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर क्या मजेदार जॉब है यार, मजा आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ले लो इस जॉब में सिलेक्शन, जैसे भी हो ना। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक चल रहा था अपने पारिस्थितिकी, जिसमें हमने पारिस्थितिकी के शाखाएं पढ़ ली थी और पारिस्थितिकी कारक पढ़ लिए थे। कारक में हमने अजैविक कारक प्रकाश पढ़ लिया था। आज अपना दूसरा कारक पढ़ेंगे ताप, कि ताप कैसे प्रभावित करता है। फिर जैविक कारकों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में पारिस्थितिकी अनुक्रमण। बस आज 3 ही बातें पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। और हाँ, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना के आप एक बार इसको स्लाइड को पढ़ लोगे और एक बार यहां से इस वीडियो को देख लोगे ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी इधर उधर पढ़ने की जरूरत आपको ये नहीं है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो करते हैं शुरू। क्या कह रहा है ये? तो पारिस्थितिकी कारक पढ़ रहे थे, प्रकाश के बारे में हम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कारक हमारा ताप, टेम्परेचर, कि वो पारिस्थितिकी, वातावरण, जीवों को कैसे प्रभावित करता है। तो करते हैं शुरू। ताप, जीवों की रचना, क्रिया व प्रजनन पर प्रभाव पड़ता है ताप का। ताप जीवों की रचना को प्रभावित करता है, उसकी क्रिया को भी प्रभावित करता है और प्रजनन क्षमता या प्रजनन को भी वो प्रभावित करता है। सीधी सी बात है भाई, हम वातावरण के साथ जुड़े हुए तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें वो प्रभावित करेंगे। तो वही बात है। अगली बात, ताप में परिवर्तन के कारण पौधों की दैनिक क्रिया भी प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है भाई, ताप में परिवर्तन। अब देखो, मान लीजिए कोई भी पौधा है, वो बेचारा 35 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है। अगर ताप कम हो गया, अगर ताप कम हो गया तो भी वो काम करना कम कर देगा, और ताप ज्यादा हो गया तो भी वो काम करना कम कर देगा, या ज्यादा भी कर सकता है, प्रभावित तो करेगा ना। सपोज दैट, आपको पता है पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो महत्वपूर्ण है, ताप भी महत्वपूर्ण है। तो अगर सूर्य का प्रकाश ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं। सूर्य के ताप के कारण ही हमें वहां से ऊर्जा मिलती है, तो उससे फोटोसिंथेसिस होगा नहीं होगा, या बहुत कम मात्रा में होगा। इस प्रकार से भी तो वो दैनिक क्रिया प्रभावित होगी ना, यानी कि वो ताप में क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ताप में परिवर्तन यानी कि ताप आपका कम भी हो सकता है और ताप ज्यादा भी हुआ। दोनों बातों में क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा। और जैसे ही ताप में परिवर्तन हुआ तो आपके पौधे की क्रिया विधि, या पौधा बेचारा जो दिन में काम कर रहा है वो भी उसका प्रभावित होगा। ठीक है, चलो इससे एक तरीके से और समझते हैं। आपने देखा होगा ताप वाष्पोत्सर्जन को भी प्रभावित करता है। आगे बात कर रहे हैं उसी के बारे में। चलिए, जैविक क्रिया के लिए ताप, पौधे को क्या ताप चाहिए? जैविक क्रिया के लिए, यानी पौधे को जैविक क्रिया। अब जैविक क्रिया क्या होती है? जैविक प्रक्रम।
प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, वो सारी जैविक क्रियाएं हैं पौधे की। तो उसके लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए। 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए। हाँ जी सर, इतना पौधे को टेम्परेचर चाहिए। अभी आपको पता है सर्दी पड़ रही है, तो आपने देखो जब भयानक सर्दी पड़ती है तो भी पौधे बेचारे क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं, है ना, पत्तियां काली पड़ जाती हैं, ताप कम होता है तो ऐसा होता है ना, तो पौधा प्रभावित हुआ। अब जब गर्मियों में आपको पता है टेम्परेचर 40 से पार जाता है, तब पौधों की क्या हालत होती है? कैसे झुलस जाते हैं वो गर्मी में। तो उनका एक निश्चित टेम्परेचर है कि वो इतने टेम्परेचर पे ही काम करेंगे, 10 से 40 डिग्री। कम हुआ तो भी उनकी जैविक क्रिया प्रभावित होगी और ज्यादा हुआ तो भी उनकी जैविक क्रिया प्रभावित होगी। तो ताप महत्वपूर्ण है ना? हाँ जी सर, है तो सही। अब देखिए तापकालिता क्या है? तापकालिता, ताप के कारण पौधों में होने वाली अनुक्रियाएं। अब ताप के कारण पौधे में जो भी अनुक्रिया या पौधे की जो भी क्रिया हो रही है उसे बोलते हैं तापकालिता। यहां पर देखो हिंदी का थोड़ा इफेक्ट लगाओ, तापकालिता। अब यहां पर कालिता का मतलब है बच्चों समय या अवधि, समय या अवधि, है ना। ताप का मतलब ताप ही हो गया। तो कह रहे हैं कि ताप के कारण पौधों में अनुक्रियाएं, तो ताप के कारण पौधों में क्या होगी? जो अनुक्रियाएं होती हैं उसे ही तापकालिता बोलते हैं। ठीक है सर। ताप बढ़ने से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। मैंने आपको एक दिन एक बात बोली थी कि आप अगर रेगुलरली क्लासों के साथ जुड़े हुए हो, अगर आप रेगुलरली क्लासों के साथ जुड़े हुए हो तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब मैंने आपको पादप जगत करवाया था या पादपों में होने वाली क्रिया विधि बताई थी, तो वहां पर मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया था। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता था? ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती थी? बढ़ती थी। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कई बच्चे पूछेंगे, तो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि पौधों का जल वाष्प, पौधों का जो जल होता है जड़ों से आता है और पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में या जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। अब आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर वाष्पोत्सर्जन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो पत्तियों से उतना ज्यादा जल सोखेगा, तो वो वाष्पोत्सर्जन दर को भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप बढ़ाने पर या ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप कहोगे कि अगर ताप बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है सर, ये आपके ताप के प्रभावित करना। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता, कई बच्चे बोलेंगे ये सारे मैंने करवाए हुए हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पर जो मैं आपको बोलूंगा ना वो सारी की सारी मैंने आपको करवाई हुई है, पर फिर भी अपने करेंगे। ठीक है, आर्द्रता। तो आर्द्रता होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? कुछ नहीं होता, हल्की फुल्की बातें हैं। बागड़ी में या अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज तो उमस बहुत है, उमस, वो आर्द्रता होती है। ठीक है, तो आर्द्रता का मतलब यहां पर क्या है? वायुमंडल में जल वाष्प का पाया जाना ही आपका आर्द्रता होती है। वायुमंडल में जल वाष्प का पाया जाना, यानी कि जो वायुमंडल में जल होता है वो वाष्प के रूप में छोटी छोटी बूंदे के रूप में पाया जाता है, वो ही क्या होती है? आर्द्रता। तो सीधी सी बात है, आर्द्रता तो जहां पर पानी अधिक होगा वहां की आर्द्रता अधिक होगी, जहां पर जल की मात्रा अधिक होगी वहां पर क्या होगी? आर्द्रता अधिक होगी। अभी जैसे सर्दियां जाएंगी उसके बाद में बरसात का मौसम आता है, जैसे बरसात होकर चली जाती है तो उसके बाद में हुमस होती है, हुमस नहीं सॉरी उमस होती है, तो वो आर्द्रता ही होती है। तो जहां पर सर्वाधिक पानी होगा वहां पर आर्द्रता भी क्या होगी? आपकी सर्वाधिक होगी। तो आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा या जल वाष्प का पाया जाना आपकी क्या उतरती है? आर्द्रता। तो आर्द्रता अब कैसे प्रभावित करती है? कम आर्द्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, बिल्कुल भाई। अब हमें पीछे पढ़ के आए हैं कि ताप बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। अगर कम आर्द्रता होगी तो वायुमंडल में पानी की मात्रा क्या होगी या वायुमंडल में जल की मात्रा क्या होगी? कम, तभी तो आर्द्रता कम होगी। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वाष्पोत्सर्जन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज्यादा होगा। और वहीं आर्द्रता अगर वायुमंडल में ज्यादा हो तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वायुमंडल में पहले ही पानी है, पानी जल वाष्प के रूप में पहले वायुमंडल में पानी है, तो वो पौधों से और पानी क्यों सोखेगा? अब मान लो सूर्य को पानी की जरूरत है, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूं, मान लो सूर्य को पानी की जरूरत है, वो ताप के द्वारा पानी को सुखा रहा है।
अब वायुमंडल में जब आर्द्रता नहीं है तो वो पानी कहां से ग्रहण करेगा? पत्तियों से, यानी कि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करवाएगा। अब वायुमंडल में ऑलरेडी आर्द्रता है, पानी है, तो वो पत्तियों तक पहले नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो वायुमंडल की नमी को सोखने का प्रयास करेगा। तो जहां पर आर्द्रता अधिक वहां पर वाष्पोत्सर्जन कम, और जहां पर आर्द्रता कम वहां पर वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला है आपका, अगला क्या है? वायु। तो वायु भी हमारे वायुमंडल में ही है। तो आपको दो बातें तो समझ में आ गई कि ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम। ये दो बातें आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। अगला है आपका वायु। तो वायु, इसका प्रभाव मुख्य रूप से भूमि अपर्दन, वायु का प्रभाव मतलब वायु भूमि अपर्दन करवाती है। सर भूमि अपर्दन कैसे करवाती है? भूमि अपर्दन क्या होता है? या भूमि अपर्दन का मतलब मृदा का कटना या मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। वायु भी प्रभावित करती है इस बात को। हाँ जी। अब जैसे लू चलेगी, गर्मी आएंगी तो लू चलेगी, तो लू में क्या होता है? वो एक गर्म हवा होती है, लेकिन उसकी कोई दिशा होगी तो वो वहां पर जो नीचे मिट्टी है, तो मिट्टी को वो अपने साथ दूसरी जगह ले जाएगी ना, मिट्टी को दूसरी जगह ले जाएगी, और वहां पर किसी और जगह की मिट्टी आ जाएगी, मतलब वो मिट्टी का क्या करती रहेगी? स्थानांतरण करती रहेगी। तो वो भी फिर पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगी ना, बिल्कुल करेगी। और परागण, परागण भी मैंने आपको करवाया था, तो वायु द्वारा परागण होता है ना, कैसे होता है वो मैं आपको करवा चुका हूं। और क्या है? बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों का फैलाव, प्रकीर्णन का मतलब फैलना ही होता है। तो बीजों का फैलाव पर भी वायु प्रभावित करती है। लो जी, ये तीन बातें आपको समझ में आ गई है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ताप कैसे प्रभावित करता है? तो जीवों की रचना, क्रिया व प्रजनन पर प्रभाव डालता है। ताप में परिवर्तन के कारण पौधों की दैनिक क्रिया प्रभावित होती है। जैविक क्रिया के लिए ताप चाहिए 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। ताप के कारण पौधों में अनुक्रियाएं जो होती हैं, ताप बढ़ने से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अगला है आर्द्रता। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, कम आर्द्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक और अधिक आर्द्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम। अगला है वायु। इसका प्रभाव मुख्य रूप से भूमि अपर्दन, परागण व बीजों के प्रकीर्णन पर पड़ता है। उसके बाद में है भू आकृतिक। भू आकृतिक का मतलब होता है भूमि की आकृति कैसी है, वो भी परिस्थिति को प्रभावित करती है। भूमि की आकृति भी क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन को, पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। कैसे करती है वो भी अपने देख लेते हैं। चलिए करते हैं शुरू। कैसे करती है? देखिए भू आकृति। तो भू आकृति किसी स्थान की ऊंचाई, अब स्थान तो भूमि पर ही है ना, तो वो स्थान ऊंचा है, नीचा है, कैसा है? भूस्थान की या किसी भी स्थान की ऊंचाई, भूमि की ढलान, ये तो होगी ऊंचाई, ये होगी आपकी ढलान। खुलाव की भूमि कितनी खुली है, खुलाव का मतलब होता है भूमि कितना, यानी कि वो एरिया कितना खुला है, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। आपने देखा वो पहाड़ी क्षेत्र पर पारिस्थितिकी या वहां पर रहने वाले जीव होते हैं वो अलग होते हैं, पठारों पर रहने वाले जीव अलग होते हैं, पहाड़ियों पर रहने वाले अलग होते हैं, मैदानी क्षेत्र पर रहने वाले अलग होते हैं। तो सभी की पारिस्थितिकी क्या होती है? अलग अलग होती है। वहां पर जीवों का आपसी संबंध क्या होता है? अलग अलग होता है। वही तो बात, इस तरह से पारिस्थितिकी भी भूमि की आकृति भी प्रभावित कर रही है ना। हाँ जी सर, कर रही है। वनस्पतियों तथा पड़ने वाले बदलाव में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो मैंने अभी बोला है कि किसी स्थान की ऊंचाई, भूमि की ढलान, खुलाव के प्रभावों तथा वनस्पति पर पड़ने वाले बदलाव में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो भू आकृतिक में किया जाता है। अगली है मृदा, यानी कि मिट्टी स्वयं। तो इसमें क्या नई बात है? सभी वनस्पति मृदा संरचना, मृदा वायु, मृदा से प्रभावित होते हैं। कि सभी जितनी भी वनस्पति हैं या वायुमंडल है या जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे मृदा से प्रभावित होते हैं। सर मृदा से कैसे प्रभावित होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। आप देखोगे तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है वहां पर आप गेहूं की खेती नहीं कर सकते, तो उसका भी एक सिस्टम होता है ना, वो इस परिस्थिति की है। मतलब हर चीज के लिए स्पेसिफिक चीजों का आपस में रिलेशन होगा, तो वहां पर भी मिट्टी आपको प्रभावित या मृदा आपको प्रभावित कर रही है। ठीक है सर, इतना भी हमें समझ में आ गया। ये थे अपने अजैविक कारक, कौन कौन से। अब आपको समझ में आ गया कि ताप कैसे प्रभावित करता है, प्रकाश कैसे प्रभावित करता है, आर्द्रता कैसे प्रभावित होती है, भू आकृति कैसे प्रभावित होती है, वायु कैसे प्रभावित होती है और आपकी मृदा कैसे प्रभावित होती है। चलिए
इसके बाद में है कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ भी ऐसे नहीं है जो आपको पता हो। अगला है जैविक कारक। अब जैविक कारक देखते हैं कौन कौन से। तो जैविक कारक मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जीवों का आपसी संबंध के बारे में इसको बताया है। परिस्थिति में जीवों का आपस में संबंध, आपस में संबंध तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि परिस्थिति में क्या होगा, जीव का वातावरण के साथ संबंध और जीव का जीव के साथ संबंध, चाहे वो हानिकारक हो चाहे वो लाभदायक हो, चाहे किसी को हानि पहुंचाए किसी को न पहुंचाए, किसी को लाभ हो ना हो, पर कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है सहजीवन। क्या है, सहजीवन, नाम से पता लग रहा है सहजीवन। सहजीवन का मतलब होता है साथ में जीवन यापन करना। साथ में जीवन यापन कब करते हो, जब दोनों को फायदा होता है। जब दोनों को फायदा होता है तभी तो साथ में सरवाइव कर पाते हैं अपने। अगर दोनों को नुकसान होगा या एक को नुकसान होगा तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सहजीवन में क्या होता है, सहजीवन में होता है, इसमें सीधी सी बात है, जीव का जीव के साथ संबंध है, जीव का जीव के साथ। सहजीवन में क्या होगा, दोनों जीवों में लाभकारी संबंध होगा, यानी इसको भी लाभ प्राप्त होगा और इसको भी लाभ प्राप्त होगा, दोनों को ही लाभ। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हो ना तो सहजीवन में दोनों तरफ प्लस लिख लेना। सहजीवन में क्या लिख लेना, दोनों तरफ प्लस लिख लेना, इसको भी लाभ और इसको भी लाभ। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत बार मैंने करवा दिया है आपका, लाइकेन। याद रखना, पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया लाइकेन। तो लाइकेन कैसा संबंध होता है, सहजीवी संबंध। तो इसमें कौन कौन होता है, कवक प्लस शैवाल। कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है उसे बोलते हैं लाइकेन। कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है उसे बोलते हैं लाइकेन। तो कवक को रहने के लिए जगह मिल जाती है, शैवाल इसे भोजन प्रदान कर देता है, इसे आपस में दोनों अच्छे से रिलेशन रख पाते हैं। ठीक है जी। अगला है परजीविता। परजीविता, परजीविता। अब परजीविता मतलब क्या है, जीव प्लस जीव है, यानी कि दोनों का रिलेशन होगा। परजीविता यानी कि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होगा। एक जीव क्या होगा, दूसरे जीव पर आश्रित होगा, यानी पर उस पर डिपेंड होगा। एक जीव दूसरे जीव पर क्या होगा, डिपेंड होगा। कैसे होगा सर, छोटे होते थे ना आप सभी के सिर में जू नाम सुनी होगी, कहते तो जू पड़ गई है ना, वो परजीविता ही थे, वो परजीविता ही होती थी। और परजीविता का मतलब समझ में आ गया आपको, दूसरे जीव पर आश्रित। तो उसमें क्या होता था, एक जीव को तो लाभ होता था, एक जीव को लाभ दूसरे को हानि, एक जीव को लाभ दूसरे को हानि। पर ऐसा नहीं है, अब जैसे जू हमारे मान लीजिए सिर में पड़ जाती थी तो वो क्या हमें पूरा ही खत्म कर देती थी, नहीं, वो सिर्फ अपनी जरूरत होती थी उतना ही, हमारा जो ब्लड होता था उसको चूस लेती थी वो, और उतने में उसका काम चल जाता था, हमें हमारा ब्लड का लॉस होता। ऐसे तो नहीं था हमारा पूरा ही मतलब विनाश हो जाता था, नहीं होता था ना। तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो चलती रहती थी और इस प्रकार से सरवाइव कर लेती थी वो। जैसे जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, मानव रोग वाला चैप्टर मैंने अच्छे से करवाया है। तो वो संक्रामक रोग चार ही चीजों से होते हैं, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से और प्रोटोजोन से। वो क्या होते थे, परजीवी होते थे, यानी हमारे शरीर पर क्या करते थे, परजीवी के रूप में वो रहते थे। सपोज दैट मलेरिया, मलेरिया हमारे जो मलेरिया का रोग कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में अपना आश्रय बनाता था, अपनी संख्या में वृद्धि करता था, अपनी संख्या में वृद्धि करता था, और क्या होता था, वो अपनी संख्या में वृद्धि करता था, उसके बाद में वो क्या करता था, हमें बीमार कर देता था। तो वो क्या होगी, परजीविता। एनी डाउट्स, नहीं। चलिए, तो इसमें परजीविता को अगर आप समझाओगे तो एक जीव को लाभ दूसरे को हानि। लाभ को मैंने प्लस से दर्शा दिया और हानि को मैंने माइनस से दर्शा दिया। तो देखते हैं क्या लिखा है, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है। एक इसका एग्जांपल और याद रख लेना आप अमरबेल। ठीक है, परजीविता, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है, इसमें एक को लाभ प्राप्त होता है वह दूसरे को हानि होती है। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं और विषाणु होते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, और प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है। ये चार क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। ठीक है,
चलिए अगला है सहभोजिता। सहभोजिता, ये देखो, ये था सहज जीवन, ये सहभोजिता। दोनों में फर्क है। एक जीव को तो लाभ प्राप्त होता है, दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि होती है। इसमें क्या होगा सहभोजिता में? सीधी सी बात है, जीव और जीव का संबंध दर्शाया, जीव प्लस जीव। तो एक जीव को तो क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा और दूसरे को क्या होगी, हानि। ये रहेगा आपका शून्य, न तो लाभ होगा न हानि होगी। सहभोजिता में याद रखना है क्या होगा, न तो लाभ, एक जीव को तो लाभ होगा ही होगा, दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगी। ठीक है, एक को तो लाभ होगा ही होगा, दूसरे को न लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो इसमें एग्जांपल याद रखना है आपने अधिपादप को। किसको याद रखना है, अधिपादप। और दूसरा है लियाना, अधिपादप और लियाना, अधिपादप और लियाना। बस एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे आपको, अधिपादप और लियाना, ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो अब देखो ये आपस में संबंधित तो हैं, इसी की वजह से परिस्थिति चलेगी, इसी के द्वारा एक सर्किल बन रहा है, वो पूरा सिस्टम इसी के माध्यम से चलेगा। अगला है परभक्षण। अब देखो ये थोड़ा सा परजीविता से मिलता जुलता है, लेकिन संपूर्ण परजीविता ये नहीं है। परभक्षण कैसे, चलो इसको मैं समझाता हूं। परभक्षण, इसको मिटाते हैं। मैंने पहले बोल दिया था कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करते जाना साथ के साथ, है ना। परभक्षण, परभक्षण आपका क्या होगा वो देखते हैं। कई बच्चों का कमेंट आएगा, सर आप तो स्क्रीन के आगे ही रहते हो, है ना, साइड हो जाओ थोड़ा सा। कोई बात नहीं भाई, बाद में आप इसको देख लेना, ठीक है। चलिए अगला है परभक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीव दूसरे जीव का पूर्ण रूप से भक्षण करता है। लो जी, मान लीजिए ये एक जीव है और ये दूसरा जीव है। पर जीविता में क्या था, इसको हानि हो रही थी, इसको लाभ हो रहा था, यानी कि ये इसके ऊपर आश्रित था। अब क्या होगा, ये जीव होगा नहीं, ये इसको पूर्ण रूप से खा जाएगा, पूर्ण रूप से भक्षण, या पूरा का पूरा भक्षण कर लेगा, पूर्ण भक्षण कर लेगा इसका। तो ये जीव तो बेचारा अब नष्ट ही हो गया। यह जो होगा आपका भक्षण होगा, यह आपका क्या होगा, भक्षण, यानी कि इस दूसरे जीव का वो नामो निशानी मिटा देगा। दूसरे जीव का क्या करेगा, पर जीविता में ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे उसको खा रहा था, ये एकदम से खाएगा। पर जीविता में क्या था, ये वाला बंदा इसको धीरे धीरे खा रहा था ना। इसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से भक्षण कर लेगा, एक में ही, एक में सल्टा दे से, है ना, वो वाला सिस्टम हो जाएगा आपका परभक्षण। तो आपको याद रखना है जूफेगस और ऑर्थोवोटिस, जूफेगस और ऑर्थोवोटिस, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको एग्जांपल ध्यान में, पूर्ण भक्षण करेगा, ये देखो मैंने साफ साफ लिख दिया, पूर्ण भक्षण करेगा। अगला है मृतोपरजीविता। अगला क्या है, मृतोपरजीविता। इसमें क्या होगा, मृत का मतलब मरा हुआ, परजीविता का मतलब जो मरे हुए जीवों पर आश्रित होंगे, मरे हुए जीवों पर। बस वे जीव जो मृत या सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, वे जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो मरे हुए जीवों पर या सड़े गले पदार्थों पर क्या रहते हैं, वो आश्रित रहते हैं। ये वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि ये चीजों का अपघटन, इन्हें अपघटक भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अपघटक भी बोल सकते हो। जो मैंने बताई थी ना कल वाली बात, कि हम पशुओं को छोड़ आते हैं, बाद में वो कुछ टाइम बाद में देखते हैं तो वहां पर वो नहीं होते, मिट्टी होती है, वो अपघटन ही होता है। ये अपघटक ही ऐसा काम करते हैं, वो मृतोपरजीवी होते हैं आपके। तो ये कहीं ना कहीं वायुमंडल में और पारिस्थितिकी में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं ना। तो याद रखना है, अजैविक कारक में कौन कौन से, पारिस्थितिकी कारक, पारिस्थितिकी कारक में कौन कौन से आपका, समझ गए होगे ना, छींक आ रही थी बीच में, रुक गई, चलो कोई बात नहीं। जो अजैविक पारिस्थितिकी कारक के अजैविक कारक कौन कौन से थे, रूटीन में देखते हैं। प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, मृदा, भू आकृतिक और
हाँ जी, तो लाइट की इशू वजह से बीच में क्लास ऑफ हो गई थी, बाकी कोई बात नहीं, छोटी सी कटिंग है, चला लेना काम ना। चलिए, हमने देख लिया था कौन कौन से पारिस्थितिकी के कारक, अजैविक और जैविक। तो अजैविक कौन कौन से? प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, भू आकृतिक और वायु। ठीक है, ये सारी बातें हमने देख ली थी। उसके बाद में हम जैविक कारकों की बात करेंगे, तो वहां पर हमने सहजीविता या सहजीवन, तो दोनों को फायदा, परजीविता एक को फायदा एक को नुकसान, सहभुजिता एक को फायदा दूसरे को न नुकसान न फायदा, चौथा था परभक्षण कि एक को फायदा होगा दूसरा संपूर्णतः विनाश हो जाएगा, और पांचवा था मृतजीविता जो मरे हुए जीवों को अपघटन करेगा। ये थे अपने अजैविक कारक। जैविक कारक, जैविक और अजैविक कारक हम पारिस्थितिकी के पढ़ लिए थे। इनके बिना अगर हम चाहें इसमें से कोई एक भी मिस हो, एक भी कोई मिस हो या दो मिस हो, तो वो चीजें पूरा जो पारिस्थितिकी सिस्टम होगा वो आगे विकसित नहीं हो पाएगा। इसका मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, और वही एग्जाम्पल हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही अच्छा है और एक फनी एग्जाम्पल भी है। जैसे कि आप किसी हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, 12th क्लास की बायोलॉजी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप किसी एरोप्लेन में सफर कर रहे हो, तो आप उस एरोप्लेन को मान लो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र मान लो, और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जातियां मान लो। ठीक है, अब आप उसमें बैठे हो, आपने क्या किया? एक सीट का एक स्क्रू निकाल लिया। शरारती हो आप मेरे जैसे, स्क्रू निकाल लिया, तो क्या उस जहाज पे कोई असर होगा? उस जहाज पर कोई असर होगा या उसकी उड़ान में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटा सा स्क्रू निकाला है, यानी कि एक छोटी सी स्पीसीज को आपने पारिस्थितिकी से हटा दिया, तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके सभी यात्रियों ने सोचा भी इसने निकाला है तो हम भी स्क्रू निकाल लें। सभी ने एक एक स्क्रू निकाल लिया, तो थोड़ा सा पारिस्थितिकी क्या होगा? वो प्रभावित होगी, क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद में एक और ज्यादा शरारती तत्व था, उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं तो पंख ही निकाल लेता हूं जहाज के, इंजन ही निकाल लेता हूं। उसने वो निकाला, तो क्या जहाज उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी जाति, जो बड़ी जाति थी वो आपने क्या किया? उसको हटा दिया वहां से, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही चीजें यहां पर हैं, जो अब कारक होंगे ना, तो कारक मिस नहीं होना चाहिए। एक छोटा कारक मिस हो जाए तो थोड़ा सा डगमगाएगी पारिस्थितिकी, लेकिन विनाश नहीं हुआ। लेकिन उसमें अगर सारा ही आपने हटा दिया तो वो विनाश हो जाएगा। तो सभी चीजें जरूरी हैं। अब आपको समझ में आ गई बात। अगला इससे और भी इंटरेस्टिंग है, क्या है? पारिस्थितिकी अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब क्या होता है? दोबारा बनना या बनना। दोबारा बनना या बनना, दोनों बातों में फर्क है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको हिंदी के दो शब्द लिखूंगा, ठीक है? हिंदी के दो शब्द लिखूंगा और आपको वो दोनों शब्द आते होंगे। बड़े बड़े लिख रहा हूं, आरंभ और प्रारंभ। बताओ दोनों शब्दों में कोई फर्क है क्या? आरंभ और प्रारंभ में, दोनों में कोई फर्क है? शब्दों में, अर्थ में बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल फर्क है। आरंभ का मतलब होता है जीरो से स्टार्ट करना, और प्रारंभ का मतलब पहले आपने किया है लेकिन दोबारा से फिर उसको शुरू करना। सपोज दैट आपने, अब जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, जो 12th क्लास के बच्चे जिसने अभी जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, या जो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, या जिन्होंने पहली बार ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम देंगे, तो आई होप सो कि उनका सभी का सिलेक्शन हो। मैं यही दुआ करूंगा कि सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन बाय चांस किसी कारणवश नहीं होता, किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो अब जब आपने पहली बार शुरू की है तैयारी, तो आपने तैयारी को आरंभ किया है। क्या किया है? आरंभ किया है। आपने कब तक तैयारी की? जब तक लैब असिस्टेंट का एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आप नहीं हुए, तो आप अपनी तैयारी को दोबारा, जब दोबारा वैकेंसी आएगी तब आरंभ नहीं करोगे, तो क्या करोगे? आप करोगे प्रारंभ। फर्क है ना सर? क्या फर्क हुआ? अब जब आपने तैयारी की थी तो आपने कोचिंग ज्वाइन की, सिलेबस को रिवाइज किया, चीजों को समझा, क्वेश्चन आंसर निकाले, सारी चीजों को आपने प्रिपेयर किया, जिसमें लगभग आपके 6 मंथ मान लीजिए निकल गए, 6 माह आपके निकल गए। लेकिन जब आप इसी जॉब की दोबारा तैयारी करोगे, सिलेक्शन ना होने की वजह दोबारा तैयारी करोगे, तो क्या आपको 6 मंथ लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि आपने कोचिंग कर रखी है, तो दोबारा कोचिंग नहीं करोगे। नोट्स आपने बना रखे हैं, तो दोबारा नोट्स नहीं बनाओगे। क्या करोगे? सिर्फ प्रैक्टिस सेट निकालोगे।
सिर्फ प्रैक्टिस सेट करोगे तो इसको कवर करने में आपको 6 मंथ लगे, इसको आप लगवा 2 मंथ में कवर कर लोगे। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं और यही हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? ये दोनों बातें समझ में आई? वही अनुक्रमण है। देखो क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र विशेष मान लो, सपोज दैट आपने कोई भी जंगल मान लिया, ये कोई भी जंगल है तो ये एक क्षेत्र विशेष हो गया। क्षेत्र विशेष में वातावरण, समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभावों से संपूर्ण समुदाय में बदलाव होना, चाहे वो कारण क्या हो, वातावरण से उसमें किसी में बदलाव हो, क्या हो, एक तो वातावरण के कारण बदलाव हो गया हो, बदलाव तो होगा, निश्चित होगा भाई। दूसरा, समय के साथ भी बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा, जैविक कारक जो हमने अभी पढ़ के आए हैं उनकी वजह से भी बदलाव होगा, जैविक कारकों की वजह से भी क्या होगा, बदलाव होगा, और इनके आपस में प्रभाव होंगे तो संपूर्ण समुदाय में क्या होगा, बदलाव होगा। तो वो ही क्या है, हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण है। और आसान तरीके से समझते हैं कैसे समझोगे? और आसान तरीका ये है कि हमारा जो एक गांव है, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो या आपका कोई शहर है, आज से 10 साल पहले जैसा आज वो शहर है, क्या आज से 10 साल वैसा पहले था? या जो हमारा गांव है, आपका गांव है, 10 साल पहले वैसा था? नहीं था। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ चीजें उसमें भी अपडेट हुई हैं। तो परिस्थिति क्या दर्शाएगी? हमेशा परिवर्तन होगा, हमेशा क्या होगा, उसमें समय के साथ परिवर्तन होगा, जैविक कारकों के साथ परिवर्तन होगा, वातावरण के सापेक्ष परिवर्तन होगा, वही परिस्थिति सर्वाइव करेगी। ये कहना चाहता है ये। तो अनुक्रमण क्या होगा? सर्वाइव करना या उसमें बदलाव होना। अनु यानी कि क्रम के साथ, स्टेप बाय स्टेप। समय तो लगा है ना। जैसे एक बार और एक इसको और एग्जांपल से समझते हैं। आपका सपोज दैट कोई भी गांव है, ठीक है। जब आप छोटे से थे, मैं छोटा सा था, तब हमारे गांव की गलियां होती थी वो कच्ची होती थी, ठीक है। गांव में चीजें विकसित नहीं थी, लेकिन समय के साथ चीजें विकसित हुई। पहले लोगों के कच्चे मकान हुआ करते थे, आज लगभग सभी के पक्के मकान हैं। पहले किसी किसी के घर में लाइट हुआ करती थी, आज सभी के घर में लाइट है। पहले किसी के घर पे क्या हुआ करता है, किसी किसी के घर पे गैस चूल्हा हुआ करता था, आज सभी के घर पे है। तो जो पुरानी चीजें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं, नई चीजें साथ के साथ जुड़ती जा रही, वही क्या है, अनुक्रमण। तो किसी क्षेत्र विशेष में वातावरण, समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभावों के साथ संपूर्ण समुदाय में बदलाव, हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा शहर समय के साथ परिवर्तन हुआ है, वही क्या है, हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण। रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अब यह किसी भी, एक बात इसके बारे में और बोली है, किसी भी स्थान पर किसी पारिस्थितिकी समुदाय की स्थापना हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया अनुक्रमण कहलाती है। देखो दोनों बातों में आपको लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। इसने कहा है किसी भी स्थान, चाहे वो आपका गांव हो, चाहे आपका वो शहर हो, या किसी पारिस्थितिकी समुदाय जैसे जंगल हो गया, तालाब हो गए, वो एक पारिस्थितिकी समुदाय ही है, ठीक है। तो की स्थापना है यानी कि वो उनके बनने के बाद, स्थापना हो जाने के बाद बन गया है वो। जैसे हमारा गांव है, एक बार विकसित, एक बार वो गांव की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया, तो उसमें परिवर्तन या उसमें बदलाव की प्रक्रिया ही आपकी क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण है। एनी डाउट्स? ठीक है। तो वो प्रक्रिया, ये देखो, परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है, यानी कि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। क्लियर? यही आपका क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब ये दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक को आप आरंभ से समझो, द्वितीयक को आप प्रारंभ से समझो। अब ये दोनों बातें दिमाग में लेके आओ। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण में प्राथमिक अनुक्रमण क्या है? जब किसी पारिस्थितिकी समुदाय का, जब किसी भी पारिस्थितिकी समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहां इससे पहले कोई अन्य पारिस्थितिकी समुदाय नहीं था। यह कह रहा है कि कहीं कोई भी एक ऐसा स्थान हो जहां पर आपने एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया, या जहां पर नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ, तो वो ऐसी जगह पर होगा, उससे ऐसी जगह पर होगा कि उस जगह पर उससे पहले कोई भी पहले पारिस्थितिकी तंत्र नहीं रहा हो। यही बात आपने पहले लैब असिस्टेंट की तैयारी नहीं की,
आपने लैब सेशन की पहले तैयारी नहीं की, तो अब ये सारा सिस्टम आपने खुद बनाया है तैयारी करने के बाद, नोट्स, कोचिंग वगैरह वगैरह, तो वो आपका क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण है। तो कोई जब किसी पारिस्थितिकी समुदाय का विकास, समुदाय यानी कि कोई भी एक समुदाय या समूह है, पारिस्थितिकी समूह का विकास, विकास का मतलब आगे बढ़ना, ऐसे क्षेत्र में होता है। कोई भी एक क्षेत्र होगा ऐसे क्षेत्र में जहां इससे पहले यहां पर कोई अन्य पारिस्थितिकी समुदाय नहीं था, यानी कि इससे पहले यहां पर कोई भी पारिस्थितिकी समुदाय नहीं था, बिल्कुल जगह खाली थी, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे समुदाय को आप क्या कहोगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, या ऐसे अनुक्रमण को, या ऐसे बदलाव की प्रक्रिया को, या ऐसे समुदाय निर्माण की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, प्राथमिक अनुक्रमण। जैसे एग्जांपल, रेतीली भूमि, पथरीली चट्टानें। रेतीली भूमि अपने आप ही बनती है ना, ठीक है, पथरीली चट्टानें, हालांकि ये चीजें, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, 1 या 2 साल में नहीं होती ये चीजें, बहुत लंबा समय लगता है इन चीजों को बनने में, बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो प्राथमिक अनुक्रमण में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, ये एग्जांपल जरूर ध्यान में रख लेना, रेतीली भूमि और पथरीली चट्टानें। इसके बाद में द्वितीय अनुक्रमण क्या कह रहा है, जब किसी ऐसे क्षेत्र में पारिस्थितिकी समुदाय का विकास होता हो जहां इससे पहले पारिस्थितिकी समुदाय था, ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले पारिस्थितिकी समुदाय था वो नष्ट हो गया, किसी भी कारणवश नष्ट हो गया हो, अब उसके स्थान पर नया पारिस्थितिकी समुदाय आ गया, तो वो हो गया आपका द्वितीय अनुक्रमण। ये प्राथमिक अनुक्रमण धीमा होता है और ये द्वितीय अनुक्रमण आपका थोड़ा स्पीड या फास्ट होता है, जल्दी होता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा। तो ऐसा, जैसे एग्जांपल, आग से नष्ट जंगल होने पर बाद पर वहां पुनः जंगल का बनना। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जंगल में आग लग जाती है तो पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं, लेकिन वहां पर फिर भी जंगल दोबारा बन जाता है, इसका मतलब वहां पर पहले जंगल था। तो वहां पर जब दोबारा जंगल बनेगा तो वो उतना समय नहीं लेगा जितना पारिस्थितिकी जो प्राथमिक अनुक्रमण था, प्राथमिक अनुक्रमण में जितना समय लगा था ना, उतना समय दोबारा नहीं लगेगा, ये इससे थोड़ा फास्ट होता है। तो यहां जंगल में आग लग गई, जंगल क्या हो गया, संपूर्णतः नष्ट, तो आपका पहले वाला पारिस्थितिकी समुदाय नष्ट हो गया। अब उसके बाद वहां पर पुनः जंगल बन गया है, यानी कि नया जंगल वहां पर बन गया, तो वो हो गया आपका द्वितीय अनुक्रमण, यानी कि दूसरा समुदाय। ऑल क्लियर? चलिए, अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, कुछ नहीं है, बस इस बार इसने शब्दों को घुमाया है, जो मैं आपको कब से बोल रहा हूं, ये है, ये है, ये है, कुछ नहीं है, पढ़ लेते हैं बस। जब किसी स्थान पर पाए जाने वाली किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है तो वैसा तंत्र क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र। देख लो एक बार, ये एक जीव हो गया, ये एक जीव हो गया, ये जैविक कारक हो गए, ठीक है, या ये जो जैविक अजैविक जो भी आपके कारक हो गए, ये वातावरण हो गया। तो इस जीव का इस जैविक कारक से संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका वातावरण के साथ संबंध, इसका भी वातावरण के साथ, इसका भी वातावरण के साथ, ठीक है, इस तरह से इसके आपस में जो एक रिलेशन बनेगा वो ही एक जो पूरा ये सिस्टम बन गया, यही है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। कुछ नहीं, बस आपस में रिलेशन को बता रहा है, उसको हम जब समझेंगे तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, देखो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, कमेंट सेक्शन में डाल देना। रिटर ने किया था, किसने किया था, रिटर ने। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का उसने किया था अकेले पारिस्थितिकी का, इसने कहा है पारिस्थितिकी तंत्र का किसने प्रयोग किया, तो इसका किया था टॉसले ने। किसने? टॉसले। किसने? टॉसले ने। कब? 1935 में। कब किया टॉसले? 1935 में। यह जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह आपका 2 प्रकार का होता है। यह जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह आपका 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो प्राकृतिक वन हो गए बड़े बड़े, जैसे अमेज़न वन है, बहुत बड़ा वन है ना अमेज़न, तो अमेज़न वन हो गया, तो ये प्रकृति ने बनाया है, मानव ने जाकर वहां पर वन थोड़ी बो के आया था, वो ये प्रकृति ने बनाया है। तालाब बड़े बड़े प्रकृति ने बनाए हैं, मरुस्थल प्रकृति ने बनाए हैं, टुंड्रा प्रकृति ने बनाए हैं। अब कृत्रिम की बात कर ले, बगीचे प्रकृति बनाती है क्या? नहीं, हम अपनी खुशी से बनाते हैं, है ना, अपने खेतों में लगाते हैं बाग बगीचे, तो वो एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है। वहां पर बहुत से जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, भूमि होती है, वायुमंडल होता है, तो वो एक पूरा सिस्टम ही है। तो वो कौन सा है?
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बगीचा, क्योंकि मानव बनाता है इसको। दूसरा फसल, अपने फसल बोते हैं, वो भी कृत्रिम है क्योंकि अपने खुद उसको बो रहे हैं। तीसरा पार्क, अपने घूमने वगैरह पार्क में अलग अलग पेड़ पौधे लगे होते हैं, अलग अलग वहां पर वातावरण होता है, मतलब एक सुकून सा महसूस होता है वहां पर, तो वो हम अपनी खुशी के लिए बनाते हैं, लेकिन वो भी तो एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है, बट कृत्रिम है। ये पारिस्थितिकी तंत्र है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। बस इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर आने की संभावना कम है, कमेंटमेंट के सवाल आने की ज्यादा है, यानी कि लाइनें लिखकर कौन सही है कौन गलत है, ए आर का व्याख्या करता है, बी आर की व्याख्या नहीं करता, निम्न में से ए सत्य है, ब सत्य है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी तो आप इसको क्वेश्चन को कर दोगे, अदरवाइज बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्लासेज अपनी काफी लंबी चलेंगी, कम से कम 4 क्लासेज इसकी और बनेगी, क्योंकि टॉपिक काफी अच्छा है, जियोग्राफी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साइंस वालों के लिए तो है ही। ठीक है, तो फिर भी अगर आप किसी को कोई किंतु परंतु हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हर वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।